बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, लेकिन वीडियो काम कर गई। कौन सी वीडियो थी और उसने क्या काम दिखाया, ये आपको आगे चलकर बताएंगे। हाँ साहब, जो 7 मार्च को कहते थे मैं दुआ कर रहा था तरीक़े अदम एतमाद लाए, 8 मार्च को वो कहते हैं डोनाल्ड लू ने उन्हें मुबैना तौर पे धमकी दी, एक लेटर भेजा। 9 मार्च को वो मरासला उन्हें मिला। 27 मार्च को उन्होंने कहा ये अमरीकी साजिश है, और पूरा अप्रैल उन्होंने इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हुए गुजारा। 5 मई को उन्होंने कहा मुझे जुलाई में पता चल गया था कि अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है, इसलिए चाहता था कि सर्दियां गुजारने तक DGISI तब्दील ना हो। और 6 मई को अब कहने वाले कहते हैं कि खान तो एक वीडियो की मार निकला। मार्केट में सिर्फ वीडियो लीक होने की खबर आई है, अभी वीडियो लीक नहीं हुई, लेकिन खान साहब और उनके जो चाहने वाले हैं या उनके जो हॉक्स हैं उनको कम से कम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुख्तार ज़ुबान इस्तेमाल करना आ गई है। और अब वो एग्रेशन जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जारी रखा हुआ था उसमें कमी आई है। ये कमी कैसे आई, कहाँ पे इसका एहसास हुआ, ये आपको बताएंगे। वैसे तो कहने वाले कहते हैं गरीब की छत और अमीर की वीडियो कभी ना कभी लीक ज़रूर होती है, और लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वीडियो ज़रूर लीक होगी। लेकिन हुकूमत ने उस पर कह दिया कि जनाब अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई अखलाक बाख्ता वीडियो रिलीज़ हुई तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो हुकूमत ने इस पर स्टैंड ले लिया है। इस पर तहरीक इंसाफ वाले खुश हैं कि चलें कम से कम हमारे कप्तान की वीडियो लीक नहीं हो रही। लेकिन वीडियो लीक करना तो एक बहाना था, असल में कुछ और निशाना था। मरियम नवाज ने जलसा किया फतह जंग में और धूम मचा दिया। उनका जलसा दो थे, मियाँ वाली में खान साहब का जलसा था और फतेह जंग में मरियम नवाज का जलसा था। दोनों जलसे आगे पीछे थे, बैक टू बैक थे। और खान साहब ने ज़रा सरे शाम जलसा निपटाया और मरियम नवाज ने इस जलसे को ऑनवर्ड 9 बजे के बाद। अब इन जलसों का कंपैरिजन हो रहा है, किसका जलसा बड़ा था, किसका छोटा था, किसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि मरियम नवाज का जलसा 3 गुना बड़ा था तो जो इमरानडूज़ है वो कहेंगे ये पटवारी है, और अगर हम कहेंगे तहरीक इंसाफ का जलसा बड़ा था तो वो कहेंगे जनाब ये उनके साथ इमरानडू हो गया। तो फंस गई जान शिकंजी अंदर ज्यों वे लड़ विच गन्ना। तो अपार्ट फ्राम दैट किसका जलसा बड़ा था किसका नहीं था, गैर मुल्की इदारों ने ये रिपोर्ट दी है BBC वगैरह ने कि मरियम का जलसा 3 गुना बड़ा था खान साहब के जलसे से। अब खान साहब का जलसा मियाँ वाली में, मियाँ वाली उनका होम ग्राउंड, मियाँ वाली उनका न्याजी फैक्टर, यानी वो न्याजी हैं। आज तो उन्होंने कह दिया जलसे में कि जनाब मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे न्याजी कहे। ये वही खान साहब है जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही सरकारी जो ऑर्डर जारी हुआ था वो ये था कि उनके नाम के साथ न्याजी ना लिखा जाए ना पुकारा जाए। और अपोजिशन जितना अरसा अपोजिशन में रही वो न्याजी कहकर खान साहब को चिढ़ाने की कोशिश करती रही। ये जो कतर वाले न्याजी है उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता रहा। लेकिन अब खान साहब ने चूँकि वो कहते हैं ना अब तो उनकी जान मुसीबत में आई हुई है, अब तो उन्होंने पब्लिक के पास जाना, तो पब्लिक के पास जब जाते हैं तो फिर पब्लिक सेंटीमेंट को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो उन्होंने मियाँ वाले की जलसे में कहा कि मुझे जब न्याजी कहा जाता है मुझे बड़ी खुशी होती है। शहबाज गिल साहब ने ऐसा ड्रामा किया और वो ड्रामा यानी ऑस्कर अवार्ड लेने की फहरिस्त में वो शामिल हो गए। उनका कल एक्सीडेंट हुआ था, जो गाड़ी उनकी लगी थी और उनका क्लेम यह था किसी गाड़ी उन्होंने हिट किया है। तो मोटरवे पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी गाड़ी आगे से डैमेज थी, और ये कहा गया कि जी इसने शहबाज गिल की गाड़ी को हिट किया और शहबाज गिल की गाड़ी पलट गई। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि उनका ये मौक़िफ़ कि जी उनकी गाड़ी को किसी ने हिट किया था और वो बंदा पकड़ा गया। लेकिन जब उनकी गाड़ी का हादसा हुआ था तो उसकी वीडियो आपने और मैंने सब ने देखी है कि शहबाज गिल का बाल भी बीका नहीं हुआ, तो बड़े आराम से खड़े थे गाड़ी के साइड पे। उनके कपड़ों पे ना कोई खून का छींटा, ना कोई उनके कपड़े कटे पटे, ना कोई चोट, ना खराश, ना वो बड़े इत्मीनान से वो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, पानी पीते, जो भी उनको पिलाया गया वो मौजूद थे। तो हम सब ने कहा कि चले खैर खैरियत से होंगे। लेकिन आज जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अजीब हुलिया इख्तियार किया हुआ था, और वो उसी तरह जिस तरह चौधरी परवेज़ के सर में सरिया लगा था बकौल उनके कि उनको हमजा शहबाज ने सरिया मारा था, और बाद में वो बाजू और टांग लेके बैठ गए, सर तो उनका सर पे पट्टी भी नहीं थी। तो इसी तरह शहबाज गिल के साथ हुआ कि उन्होंने एक हाथ और पाँव, क्यों उन्होंने ऐसा ड्रामा किया। और इस ड्रामे में यानी वो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं फ़नकार है तभी तो फ़नकारों को इंटरव्यू देते हैं, तो अब लोग ये मुश्किल में पड़ गया कि वड्डा फनकार केड़ा है।
खान साहब, इमरान खान या चौधरी परवेज़। वैसे खान साहब का नंबर सब तो उतना ही होना है, बाकी दूसरे तीसरे नंबर के लिए झगड़ा हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बहुत बड़े साफ़ी ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब वो DGI थे उस वक़्त बता दिया था खान साहब को कि आपके ये जो करप्शन हो रही है पंजाब में, इसके ताने बाने आपके घर से मिल रहे हैं और ये बड़े लेवल की करप्शन हो रही है। खान साहब को जाके उन्होंने बताया था कि बुरे हालात चल रहे हैं पंजाब में, जो लिंक्स मिल रहे हैं हमें वो आपकी फैमिली के बड़े करीब हैं। तो फिर खान साहब ने उन्होंने हटा देता। फिर आए जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो तो मेरी हुकूमत बचा रहे थे और मेरी वो आँख और कान थे और नाक थे और क्या थे। इस पर फिर जो आज बोली है मरीम नवाज़ और गज वज के बोली है। मरीम नवाज़ जब बोलती है तो कम से कम वो खान साहब के बयानिए का अप टू मार्क जवाब देती हैं। बाकी जो है ना मुस्लिम लीग नून के लोग, वो या तो शरीफ लोग हैं या फिर वो उतने एग्रेसिव नहीं है जितने खान साहब जिस लेवल पे बात करते हैं, जितने एग्रेशन के साथ वो बात करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, उसका जवाब फिर उसी तरीके से दिया जाता है। तो उसमें मरीम नवाज़ का जो है ना कमाल है। तो मरीम नवाज़ के जलसे की भी बात करते हैं। इसके अलावा खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट के ऊपर और जो जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया, वो थोड़ी देर से लोगों को समझ में आई है। तकरीबन 12-14 घंटे लग गए लोगों को समझ में आते होते कि बयानिया क्या है। लेकिन मरीम ने आज इस बयानिया को पकड़ लिया कि खान साहब ने क्या। लेकिन इसमें इसका जो दूसरा पहलू था वो था उन्होंने अलीम खान के बारे में कुछ बातें की और अलीम खान उनके पुराने साथी हैं, तो अलीम खान ने उसका दिया जवाब। खान साहब ने अलीम खान का नाम क्यों लिया और अलीम खान ने फिर उसका जवाब क्या दिया, इस पर भी थोड़ा सा तबसरा तजिया मैं भी आपको दूंगा। अंदर की कहानी आपको बताऊंगा कि ये झगड़ा क्या चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ये बयानिया बिल्ड किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी रिफ्ट है, बड़ा इख्तलाफ है, वो क्यों बयानिया जो है वो भी दम तोड़ रहा है, लेकिन वो क्यों बयानिया इंडोज किया जा रहा था और अब वो बयानिया किस तरह ख़त्म हो रहा है। बिलावल भुट्टो को कॉल आ गई अमेरिका से। खान साहब ने तो बड़ा इंतजार किया जो बाइडन उन्हें कॉल करे, वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अमेरिकी सदर से ये उम्मीद रख रहे थे कि वो उन्हें कॉल करेगा, लेकिन उन्होंने तो नहीं की। खान साहब का ख्याल तो यही तरह बल्कि बनता भी ये कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे थे तो उनके हम मनसब तकरीबन अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म तो होता नहीं, प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट बाइडन को कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं मुँह लगाया। तो उसका गुस्सा उन्होंने कढ़िया ना, वो बड़ा कहते थे मैनू बाइडन ने कॉल कर ले और मैं इंतज़ार में हूँ। और मोई यूसुफ बेचारा लगा रहा और फिर नौकरी से 8 धो के चला गया। तो खान साहब को तो कॉल नहीं आई, लेकिन बिलावल भुट्टो को कॉल आ गई अमेरिका से। बिलावल भुट्टो को आई है उनके हम मनसब की कॉल, वज़ीर ख़ारजा की। वैसे पाकिस्तान को सेक्रेटरी ख़ारजा से ऊपर या अंडर सेक्रेटरी से ऊपर लोग मुँह नहीं लगाते, तो ये बड़ी इसको बड़ी खुशकुन नज़रों से देखना चाहिए आपको कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को कॉल की है। क्या बातें की होंगी या क्या नहीं की होंगी वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आपको रिस्पेक्ट दी गई कि आपके वज़ीर ख़ारजा से उनके वज़ीर ख़ारजा ने बात की। और वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिकी सदर अगर बात कर लेगा तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। खास साहब तो प्रॉब्लम कुछ और सी ना। फिर बाकी खबरें मेरा ख्याल बाद में कर दूं, क्योंकि 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको वीलॉग के आखिर में मैं बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब का जलसा और मरीम नवाज़ का जलसा। पहले बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के जलसे की, इसलिए कि वो बिल्कुल ताज़ा इवेंट है। और मरीम नवाज़ ने जो जलसा किया उसमें उन्होंने सीधा सीधा फायर मारा इमरान खान साहब को और नारा लगा दिया उन्होंने, जनाब लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। ये नारा मारा मरीम नवाज़ ने और इस नारे में कोई मुबालगा भी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि सारे इशारे उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो असल उन्होंने आज फायरिंग की वो की उन्होंने वो जो खान साहब ने कल कहा था, जी मुझे जुलाई से पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और अपोजिशन मुझे हुकूमत गिराना चाहती, इसलिए मैं DGI को तब्दील नहीं करना चाहता था। वो मेरी आंख और कान यानी जनरल फैज़ से वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे। तो मरीम ने कहा कि जनाब बेफैज़ होते ही इमरान खान साहब की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। वो आपकी बेसाखियाँ थी, वो आपके कान नाक कुछ भी नहीं था, वो आपके कान तो आपके जब से गए हैं तो आपकी आंखें भी बंद हो गई, आपकी ख्वास भी चले गए हैं और जितनी छतरोल हो सकती थी उन्होंने कर दी, टिका कर छतरोल की। उन्होंने कहा कुर्सी किसकी है, नीचे से ऊपर से दिमाग हिल गया, हर रोज़ एक नया झूठ बोलता है। तो ये उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने क्वाली की, मैं तो उसे क्वाली करने कहता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट था, ये सीधा इमरान खान साहब के साथ अटैक था। ये उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात जिस तरह होती है ना कि कोई विजन या कोई एजेंडा या कोई उनका मंशूर, ये नहीं था। ये वो सीधा सीधा वो जो प्रोपोगंडा तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है
और गुस्सा भी बड़ा मरीम नवाज़ को कि वीडियो आ रही थी इमरान खान साहब की और वो अटैक कर रहे हैं मरीम नवाज़ के ऊपर। तो मरीम नवाज़ ने फिर जी खिजा कढ़ी है ना, वो कमाल कढ़ी ने। तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो तरान से हुकूमत जमीन पे आकर गिर। नई कहानियां सुनाता है। वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये मरीम नवाज ने जलसे में कहा। मरीम नवाज का जलसा नो डाउट एक बड़ा जलसा था, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। ख्याल किया जा रहा था इमरान खान साहब के जो 2-3 जलसे, बल्कि 2 जलसे जो जिनमें पेशावर और कराची का जलसा था, वो तादाद के लिहाज से मुनासिब था। जो उनका जलसा लाहौर में हुआ वो ज़रा कमज़ोर था तादाद के लिहाज से। तो फिर भी ये बड़े जलसे थे, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खान साहब को मियाँ वाली का जलसा बड़ा होगा और मरीम या मुस्लिम लीग नून कहीं बड़ा जलसा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब से हुकूमत आई है तो मलबा तो ऊपर गिरा हुआ है, महंगाई का और बाकी चीज़ों का मलबा गिराने की कोशिश की, लोड शेडिंग भी आंधियाँ शुरू हो गई, उसमें तो काबू पा लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान बनी हुई है। तो हुकूमत जब बनती है तो उस पर तनकीद ज़्यादा होती है, वोट बैंक उनका डैमेज हो सकता है। तो लेकिन फतेह जंग में बता दिया उन्होंने कि खान साहब का बयानिया कम अज़ कम यहाँ नहीं बिका, यानी आवाम के अंदर नहीं बिक रहा, उनके फ़ैन क्लब के अंदर वो बयानिया बिक रहा है और उनका फ़ैन क्लब उनको मानता है कि अमरीकी साजिश है या वो वलीउल्लाह है या वो अमरानडूस है, जो भी हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो नहीं मानते और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। इससे मुस्लिम लीग नून को कम अज़ कम एक हौसला ज़रूर मिला होगा। ये एक बड़ा जलसा था अनडाउट। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बाद कई सवाल उठे हैं। जब से जनरल फैज़ हमीद का नाम आया है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने खुद लिया, ये मरीम नवाज़ तो नहीं ले रही। इससे पहले इमरान खान साहब जब कल पॉडकास्ट में बैठे हुए थे और अब वो बैठ के सर पे हाथ मार रहे हैं कि क्यों इंटरव्यू दिया, बंदे को भी ढूंढ रहे हैं जिसने पॉडकास्ट वालों को बुलाया हुआ था कि ये नहीं होता ना, एक बंदे के मुंह का कंट्रोल ही नहीं होता। ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, हाँ सर ज़रा मुँह ताला ला के रखो। वो ताला उनके मुँह को है नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं और फिर उनके गले पड़ जाता है और वो समझते हैं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उनके गले पड़ा हुआ है और उससे बयानिया बड़ा डैमेज हुआ है और फिर इसलिए मियाँ वाली के जलसे में वो मुख्तात रहे। मैं आगे आपको इस्टेब्लिशमेंट की वो जो सिचुएशन चल रही है वो भी बताऊँगा, लेकिन मियाँ वाली के जलसे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मियाँ वाली के जलसे में खान साहब ने, अगर इसको मैं देखूँ एज ए मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के एंगल से या खान साहब के मुखालिफिन के एंगल से, तो वो तो कहते हैं जनाब ये इस जलसे में खान साहब ने प्रोवोक किया और तशद्दुद पे लोगों को उकसा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने इसमें वही बात की है कि वो जो मुनहरफ अरकान है उनको पकड़ लो, उनको छोड़ना नहीं है, उनकी ऐसी तैसी फेर दो। यानी उन्होंने कहा कि आपने मुखालिफिन का बंदोबस्त करना है। अब बंदोबस्त जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ होता है और जो हॉक्स हैं या जो सियासी जमातों के अंदर हॉक्सेस होते हैं, हर जमात के अंदर ना एक पानतोड़ सेक्शन होता है, एक यानी जिसे कहते हैं ना एक टेररिस्ट विंग होता है। एक ज़माने में हर जमात के पास एक ऐसा विंग था जो कि मार कुटाई और इस तरह की चीज़ें करने में बड़ा एफिशिएंट होता था। तो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई ऐसा विंग ना हो जिसको ये इशारा हो के बंदोबस्त करना है। इसका मतलब ये कि उनकी या पिटाई होनी है या ठुकाई होनी है या फिर उनका कुछ और बंदोबस्त होना है, खुदा ना खास्ता उनको जानी नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। अब ये बड़े आराम से कह रहे हैं जी दुनिया में कहीं भी जाएंगे लोग उनको आवाज़ें लगाएंगे। आवाज़ों की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो बंदोबस्त करना है ये बड़ा ख़तरनाक वर्ड है और खुदा ना खास्ता अगर उन पर अटैक्स हुए या उनको कोई नुकसान पहुंचा तो सीधा खान साहब ने गले चढ़ाना है कम। ये खान साहब ये मत समझे कि वो बोल के बच जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक बयानिया और प्रोवोक करें लोगों को कि जनाब ये सब करें। ऐसा नहीं है, आवाम के अंदर आवाम जब वायलेंट हो जाती है ना तो फिर वो नहीं देखती कुछ भी। आप मॉब्स देख लेना, सियालकोट के अंदर जो 2 भाइयों के साथ वाक़या हुआ, जिनको वो जो यानी पुराना वाक़या है लेकिन ये लोगों को याद होगा, जिसमें दोनों को उल्टा लटका दिया चौक के अंदर, किसी को बस मॉब था ना। इसी तरह मॉब मिशाल खान को यूनिवर्सिटी के अंदर मॉब उनके पीछे लग गया, मसला मजहबी था लेकिन मॉब होता है, हजूम होता है। इस तरह सियालकोट में वो जो श्रीलंकन मैनेजर कत्ल हुआ वो भी हजूम ने मारा। और अब भी देखिए आप, जब कोई किसी शख्स के ऊपर सरे राह किसी को पकड़ा जाता है तो 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एवं मारना शुरू कर देते हैं।
तो ये वायलेंस होता है हजूम के अंदर। तो हजूम के इतने कोई चढ़ गया तो वो क्या सिर्फ गालियों पे गुजारा करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो या तो वो अपने बॉडीगार्ड लेके निकले, गन्ने लेके निकले, तो वो भी जवाब देंगे, तो फिर ये मामला ख़तरनाक हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा है जनाब वो किसी भी दिन यानी 20 मई के बाद किसी भी दिन की कॉल दे सकते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचो। खान साहब का जलसा भी देख लेते हैं, जलसा बुरा नहीं था। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राणा सनाउल्लाह। तो जनाब खान साहब ने जितनी बातें की हैं उनकी बातों में से इस वो जो था ना, रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, मुझे क्यों निकाला, मुझे बचाओ, और इलेक्शन जल्दी कराओ, अब भी वक्त है गलती सुधार लो, ये सारे खान साहब के बयानिए पिछले 3-4 जलसों में आपने देखे होंगे। वो मियाँ वाली के जलसे में सारे गायब हो गए। अब ये बयानिए कहाँ गए? इसे कहते हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ये है वो सारी कहानी, यानी वो जो वीडियो का रौला था ना, और खान साहब मान भी रहे थे। खान साहब ने भी कहा था कि वो मुझे जब से समझा गया कि मैं कंट्रोलेबल नहीं हूँ, सीधा इशारा फायरिंग इस्टेब्लिशमेंट कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहते थे, मैं कंट्रोल नहीं हुआ तो मेरी किरदार कुशी शुरू कर दी गई। और फिर वीडियो के बारे में भी वो यानी उनके लोग ये कहते थे वीडियो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, औरतों को बना नहीं सकता, और इसी तरह का वो नैरेटिव लेके चल रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनको ब्लैकमेल करना चाहती है, या उनकी वीडियो ब्लैकमेल तो उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं। फिर इनकी एक ऑडियो भी आई हुई जिसमें मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे जेल भेज दो, मेरी वीडियो ना जारी करें। फिर इन्होंने वो एक डीप फेक स्टेट का एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जी वो जी जाली होती हैं। हाँ साहब ने रोज़ कहा ये बिल्ड बनवा रहे हैं जी जाली होती हैं। फिर उनका भी मुद्दा किस पर डालूं, फिर उन्होंने कहा ये तो नून लीग वाले कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। कभी वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट मेरी किरदार कुशी पे ये नहीं कर रही है, और शुरू हो गई थी वो जब से मैं उनको पता चला मैं कंट्रोलेबल नहीं हूँ। कभी वो कहते हैं जी नून लीग बना रही है। फिर इन्होंने नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जाली वीडियो बना के उसको फ्लोट किया सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग है, अभी तक उनका कोई मुकाबला नहीं है, सवाए तहरीक लबैक ट्वीट में मुकाबला कर रही है। बाकी बयानियाँ बनाने में अभी बाकी की सारी सियासी जमातें मुझे लगता है वो पार्टी इंजॉय कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और हो। अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया पे काउंटर नैरेटिव अभी तक यानी वो कामयाब नहीं हुए कि इसका जवाब दिया जाए, कैसे दिया जाए, और ना कोई बड़ा ट्रेंड मैंने देखा बनते हुए। तो यहाँ भी इसीलिए खान साहब का सारा फोकस चला गया सोशल मीडिया के ऊपर। उन्हें पता कि लड़ाई तो थी, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझे ना मेरे हाथ में है, ना कभी उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ को बना के रखी, और ना मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे भी वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी चीज़ें बाय नहीं कर रहा, सारे ही जो ब्रज के चित्रोल कर रहे हैं। तो अब जो उनका इसमें से गायब हुआ तो फिर कहने वाले फिर मानना पड़ेगा ना, ये कहना पड़ेगा कि जनाब फिर वो जो 4-5 दिन से चल रहा था वीडियो आ रही है, और वीडियो में बहुत कुछ है, और वीडियो में कुछ लोगों को दिखाई भी गई, और फिर कुछ लोगों ने यानी खास सबका ख्याल था कि वीडियोस के बारे में पहले तो बयानिया बनाया जा रहा है, तो मैं भी वैसे ही बयानिया बना लेता हूँ कि मेरी किरदार कुछ ही तो कुछ नहीं होएगा। फिर जब उनके करीबी लोगों ने वीडियो देखी जिनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ, उसमें कई लोग हैं, शहबाज गिल तो मान गया ना, मुझे भी वीडियो आई और मैंने देखी भी है, तो फिर उनको यकीन हो गया कि ये वीडियो मौजूद है और मेरी खैर नहीं की। तो जो यानी वो जो चढ़े हुए थे बड़े जी हम खुल के जी अब तो इस्टेब्लिशमेंट वापस लाओ, यूँ करो, गलती हो गई आप गलती सुधारें। और फिर एक ने कहा जी मैं लड़ाई होगी तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा होगा, मैं खान के साथ खड़ा हूँ, शीदा शेर शीद। उन्होंने कहा अब लड़ाई होगी तो मैं उधर खड़ा हूँगा, इदारों को से लड़े, तो इदारों को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक हल्की सी मार्केट के अंदर एक खबर लीक की है कि वीडियो आ रही है, तो ये काम हो गया। अब उन्होंने जलसे से पहले हुकूमत ने किया या किसने किया, अल्लाह वल्लाह आलम, या मिल के किया, क्या हुआ कि हुकूमत ने खुद ही कह दिया कि हम ये वीडियो इस तरह की सोशल मीडिया पे चढ़ने नहीं देंगे, पकड़ेंगे जिसने ऐसी हरकत की, खबरदार। तो ये गारंटी थी खान साहब को जलसे से पहले कि जनाब अगर मियाँ वाली के जलसे में आपने ज़ुबान इस्तेमाल की, हम पहले ही लोगों को कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, तो हमने तो रोक दिया है। अब ज़रा आप अपनी जो ज़ुबान है ना, पंजाबी में हमारे वो कहते हैं लल्लो, इस लल्लो को ज़रा कंट्रोल करें और अपनी लड़ाई ना खुद लड़ें, और हमारी तरफ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर खान साहब ने यही किया, फिर लड़ाई हो गई सीधी सीधी। अब अमेरिका का नाम लेते हुए उनको ज़ुबान लड़खड़ा रही है। लड़खड़ा इसलिए रही है कि वो कह चुके मुझे जुलाई से पता था
तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी जो अभी इनके बहुत से लोग जो एस्टेब्लिशमेंट चढ़े हुए थे, सोशल मीडिया पे भी वो कुछ 2-4 चैनल रह गए हैं, वो भी बातें कर रहे थे। फिर वीडियो लॉग्स में तो इंतहा हो गई, यानी सीधा यानी चोरल पंड काली बदई सुस्त गवा चुस्त, यानी खान साहब के जो मानने वाले हैं या खान साहब के जो जिनको बल्कि कहीं से कोई इशारा हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि वो मानने वाले हैं, क्योंकि बहुत से साफ़ी भी शामिल हैं ना इनमें। वो माने या ना माने, लेकिन वो इशारों पे चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं से लाइन आती है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने इसके बारे में बात भी की है कि वो लाइन तो भी पेशावर से चल रही है। तो पेशावर वाले जो बाबा जी हैं ना, वो अभी भी कह रहे हैं कि जनाब ये उनका बयानिया है, उनकी तरफ से फ्लोट हो रहा है कि फ़ौज के अंदर हमारे हमायती बड़े मौजूद हैं, इसीलिए खान साहब उछल के बातें कर रहे थे कि फ़िक्र ना करें जनाब, और बड़े लोग हैं जो कि फ़ौज के अंदर है, फ़ौज के अंदर स्प्लिट है और इस तरह की चीज़ है। और अभी हमारा जो नहीं, यानी अगर फ़ौज के अंदर खिलाफत है तो हमारा कम बैक हो सकता है, क्योंकि फ़ौज हमारी आवाज़ फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा बुलंद है या मौजूद है। तो ये है फ़ौज के अंदर इख्तिलाफ़ात के हवाले से नैरेटिव बेचा जा रहा था। तो इसलिए बहुत से साफ़ियों ने डायरेक्ट पूछा एस्टेब्लिशमेंट से कि आप भाई ये अमेरिकी साजिश है, तो ये तो अपोजिशन इसमें शामिल थी, फिर आप भी इसमें क्या शामिल हैं, आप जवाब दें कि आपने क्यों नहीं रोका। अगर आपको पता था, इदारों पर सवाल उठाएगी कि आपने क्यों नहीं रोका, रात 12 बजे अदालत खुली तो क्या आप भी शामिल थे। यानी अदलिया को भी इन्वॉल्व किया और फ़ौज को भी इन्वॉल्व किया। अब वो बैठे आराम से, उनका तरीक़ेकार है कुछ और। उन्हें वो कहते हैं ना, जिनको पालना आता है उन्हें फिर संभालना भी आता है। तो उन्होंने पाला पोसा, अब बच्चा बिगड़ गया है तो उनको संभालना था, तो उन्होंने संभालने के लिए तरीक़ेकार अख्तियार किया, जो जिसको जैसा मुँह वैसी चपेड़। अब जनरल फैज़ का नाम खान साहब को बोलना पड़ गया, लड़ाई खोल दी ना उन्होंने कि जनाब फिर लड़े, नाम लेते हैं आपका भी, ये जो आप हमें दे रहे हैं तसल्लियाँ कि हम कायम दायम है, आप फिक्र ना करें, लड़ जाए पै जाओ उन्होंने, तो वो तो सानू पै गए वीडियो लेके। तो अब वो ये जो जनरल फैज़ हमीद का नाम आया ना जुलाई वाला, खान साहब एवं नहीं गल कर दे, वो झूठ बोलते हैं लेकिन कभी कभी वो सच भी बोल देते हैं, और सच के पीछे उनकी हिकमत होती है कि उसके वो देख रहे होते हैं कि इसके सराहत क्या है। अब उन्होंने नाम डाल दिया ना, तो इम्तहान में कौन पड़ा, इमरान खान नहीं, इम्तहान में गए जिनका नाम लिया गया। अब उनके हवाले से बातें हो रही हैं। अब वो जो अनएजुकेटेड से यूथी है ना, जो मुखालिफिन की ना तकरीर सुनते हैं, ना वीलॉग देखते हैं, ना प्रोग्राम देखते हैं, होता उनको सोशल मीडिया पे सिर्फ वो अपनी आंखें गाड़े रहते हैं। उन्होंने देखा कि मरियम ने नाम ले लिया कि बेफैज़ हुए, तो फिर आपकी हुकूमत गिरी, तो ये तो जनरल फैज़ का नाम ले लिया। अब वो ISPR से फरमाइश करे, ISPR से जनाब के इसकी कोई वजाहत दे, आपके कोर कमांडर का नाम लिया गया है। और ये वो भाई कोर कमांडर का नाम तो लिया आपके कायदे मोहतरम ने, जिनको आप अमीरुल मोमिनीन समझते हैं या पता नहीं क्या समझते हैं, उन्होंने ये नाम लिया। उसके बाद मरियम नवाज ने ये नाम लिया, और अब इसके ऊपर अगर आप फरमाइश कर रहे हैं तो फरमाइश कहीं और से भी आ रही है, और भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जब इतना खुल के नाम आया तो फिर क्या इदारा इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा कि जनाब आप क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए क्या सर्विसेज दे रहे थे। तो मुझे तो उम्मीद कि इसके पे वो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फ़ौज का अपना एक सिस्टम होता है और अभी तकरीर तबादले होने हैं। वैसे तो कहते हैं कोई 1 साल कोर में लगाएंगे, लेकिन कुछ ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि वापस GHQ भी भेजे जा सकते हैं, और जब वो GHQ चले गए तो फिर उनका मुश्किल हो जाएगा उस लिस्ट में, उस लाइन में रहना। अब एक टेक्निकल चीज़ है, यानी कि कोर का अगर आप साल पूरा नहीं करते एज आ कोर कमांडर, तो फिर आप आर्मी चीफ की दौड़ में नहीं रहते। तो क्या वो वक्त से पहले कोर कमांडरी से हटाए जा सकते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन फ़ौज ने बहरहाल बड़े इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से ये सारी जो उठा होता ना वो बाल पे जो कर लो साजिश, वो सीधा जो उनको फायर हो रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल कर लिए। तो अब ये जो वीडियो का मामला है, मैंने बता दिया कि अब तो ये वाज़ेह इशारा है कि जनाब वो वीडियो रुकी है और दूसरी ज़ुबान। अब आ जाते हैं अलीम खान साहब पे। अलीम खान साहब का जो नाम लिया गया, खान साहब ने जो जलसे में नहीं पॉडकास्ट के ऊपर जो गुफ्तगू की, उसमें अलीम खान का नाम लिया कि अलीम खान साहब के पास 300 एकड़ ज़मीन थी और वो अपनी ज़मीन पे सोसाइटी बनाना चाहते थे, लेकिन वो इलीगल थी और हम नहीं यानी कर सकते थे। हम तो बड़े ईमानदार है ना, सादे को महीना ठप्पा लगा होया।
अब उन्होंने अलीम खान का नाम क्यों लिया और क्यों कहा कि वो उनसे इलीगल काम कराना चाहते थे? इसलिए कि फरा उर्फ गोगी जो है वो उसकी जो स्कैंडल मंजर आम पर है और उसका जो नाम मंजर आम पर है वो अलीम खान साहब तो लाए थे। कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा? अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि पंजाब में करप्शन हो रही है और मरकजी किरदार फरा उर्फ गोगी है। यह लड़ाई तो शुरू हुई, वैसे तो पीछे से शुरू हुई है, नाराज़गी उससे पहले की है। जब खान साहब ने अलीम खान को अंदर कराया नैब के केसेस में, और फिर कराया इसलिए कि वो बड़े मजबूत उम्मीदवार थे वज़ीर पंजाब के, और उस्मान बुज़ार की टांगें काँप रही थी कि अलीम खान बाहर रह गया तो मेरी तो हुकूमत नहीं चल रही। रोज़ वो कहते थे खान साहब अलीम खान को लोग मिलते हैं तो मेरे तो मुँह नहीं लगाता, आपने मुझे वज़ीर आला बनाया, लेकिन ऑर्डर अलीम खान के चल रहे तो अलीम खान चुकना अंदर कराता। फिर अलीम खान साहब को गुस्सा था इस बात का, तो उन्होंने जब वो यानी पहले उन्होंने एक चैनल ख़रीदा ताकि उनको इस बात को हाथ डाले तो ज़रा उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं से आती रहे, अमीर आदमी है। तो फिर उन्होंने खान साहब के ये जो गोगी है इसका नाम ले लिया, फिर फरा गोगी होगी। तो फरा गोगी को सबसे पहले एक्सपोज अलीम खान ने किया, इसलिए खान साहब ने अब गुस्से में लिया नाम उनका। फिर दूसरा नाम उन्होंने लिया है जहांगीर तरीन का, तो अलीम खान ने तो जवाब दे दिया। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया जनाब मेरे पास 300 कनाल ज़मीन नहीं, मेरे पास 3000 एकड़ ज़मीन मौजूद है। वो काम है ना उनका, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं और इसी से वो बने, इसी से वो अमीर आदमी हुए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 3000 एकड़ है। फिर उन्होंने सारे किच्चे छिटे खोले कि जनाब क्या क्या होता रहा। खान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जो अराजी रूडा में दी गई, जो कि लोगों से सरकारी ज़मीन सरकारी रेट पे खरीदी गई, प्राइवेट ज़मीन, और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई। वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल है? क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल है जिनके पास मैडम फरा जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक बना? तो अलीम खान के साथ उन्होंने लिया नाम जहांगीर तरीन का। तो जहांगीर तरीन अभी खामोश है, जहांगीर तरीन अब कर रहे हैं तैयारी और आइंदा हफ्ते से वो हो जाएंगे एक्टिव। अभी वो है बीमार, बाहर से आए थे, तो अभी उन्होंने पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू नहीं की हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से खान साहब की राय जो माजी में कुछ और थी अब कुछ और है, माजी में तारीफ़ें करते थे, अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक बहुत बड़े एक्टर की आपको बात करते हैं। पाकिस्तान वैसे एक्टिंग में बड़े अरसे से हमारे यहाँ बुरान ही रहा ना, मरहूम सुल्तान आई के बाद तो फिल्में बनना बंद हो गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर एक्टिंग का बड़ा बहरान है। फिर एक्टरों ने सियासतदानों के इंटरव्यू शुरू कर दिए, फिर एक्टरों ने टेलीविज़न के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो आजकल भी कुछ सियासतदानों के इंटरव्यू एक्टर ही करते हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़ दिया गिल साहब ने। पहले उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने धूम मचाई और अब आगे शहबाज गिल, और लगता है ये कि शहबाज गिल साहब जो है ना वो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना। उनका तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई बच जाएगा। अगर उनकी आप गाड़ी देखें तो बड़ी डैमेज हुई है, बच कैसे गए ये पता नहीं, बच गए, अल्लाह का शुक्र है वैसे बच गए और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचाई, हम उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं। लेकिन उन्होंने ये ड्रामा किया क्यों कि पहले चंगे भले ऐसी गड्डी डिगी, गाड़ी उल्टी, गाड़ी के पास खड़े होकर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद ये इन्होंने पट्टी भी बांध ली और स्टिक भी ले ली, टांग भी इनकी ज़ख्मी हो गई। तो मसला क्या था? मसला ये था कि इन्होंने कोर्ट में पेश होना था और कोर्ट में पेश होने के बाद इनको हो सकता है इनकी जो वो प्रोटेक्टिव बेल थी वो कैंसिल हो जाती। तो इन्होंने पट्टी वट्टी बांधी और मजबूर बन के इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुई। कुछ 6 मई तक थी ज़मानत, तो उनको पेश होना था। तो ये पेश हो गए जनाब, 5 बंदों ने पकड़ा हुआ है। तो ये तौहीन मज़हब के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है ना, फवाद चौधरी पे, शेख रशीद पे, इमरान खान पे, शहबाज गिल, वल्दना मलूम पे, ये वो FIR है, उस पर इन्होंने ज़मानत कराई हुई है। शेख रशीद भी ज़मानतों के लिए भागते फिरे ना, ये भी। तो इनको अपनी ज़मानत एक्सटेंड करानी थी, तो उनको कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा जनाब देखो मेरा की हो गया, और हुकूमत ख़त्म होते ही साढ़े से हमले होने शुरू हो गए हैं। और मरीम नवाज़ का बयान है कि वो इन्हें कुचलना चाहती हैं। तो पता नहीं अगली समात पे मैं आपके पास हूँगा कि नहीं हूँगा, रोना
मुंह बना लिया, अखा चांसू आ गए, बाहर टूट नहीं रही। जैसे वो चौधरी परवेज लाई फ्रॉम नो वेयर, अचानक वो बरामद में टांग रखी हुई और पट्टियाँ बांधी हुई, हाँ पहले बददुआई दी हुकूमत को, और फिर उन्होंने कहा मेरे सर पे सरिया मारा था हमजा शहबाज ने और मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद ये दूसरा ड्रामा, तो अदालत को रहम आ गया, उन्होंने कहा यार जिस बंदा, फिर आपको 2-3 दिन की और ज़मानत दे दी, तो 9 मई तक ज़मानत में तोसी कर दी है। और फिर इनकी जो दरख्वास्त है उनको तौहीन मज़हब के दीगर केस के साथ अटैच कर दिया। काफ़ी थानों में इनकी वो है इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है या FIR हुई हैं, तो इनकी ज़मानत बड़ी ज़रूरी थी, वरना किसी ने चुक लेना सी। तो अब उन्होंने वो रूप धारण करके एक्टिंग में कमाल महारत के साथ उन्होंने जनाब अदालत को इंस्पायर किया। तो अदालत ने कहा यार इनको 2-3 दिन और दे दो। अब इन हरी 2-3 खबरें, रमज़ान मुबारक ख़त्म होते सरकारी दफ्तरों के औकाते कर गए हैं बदल, लेकिन हफ्ते की सरकारी छुट्टी बहाल नहीं हुई। स्टेट बैंक वालों की हो गई है, उनकी हफ्ते की छुट्टी बहाल हो गई है, तो वो स्टेट बैंक वाले खुश हो जाए। बाकियों की जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी टाइमिंग कर दी गई है सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक। जुमे को जो है वो सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक ये टाइमिंग कर दी गई। छुट्टी इनकी हफ्ते की बहाल नहीं हुई। अब ये बड़ा संगीन और संजीदा रुई का मसला है। ये जो टाइमिंग है 8 से 3, ये शहबाज शरीफ साहब उठ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना सुबह, और वो कहते हैं सारी दुनिया कम से लग जाए, हर बंदा इस काबिल नहीं होता, इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और फिर अब चूँकि ट्रैफिक और ये और वो बड़ी चीज़ें होती हैं, तो लोगों को रिलैक्स करना चाहिए। दफ्तर में कोई एडी आग नहीं लगी सवेरे 8 बजे काम शुरू हो जाए, 9 बजे भी शुरू हो सकता है। सुबह 8 बजे काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 9 to 5 एक दुनिया का रवाज रहा है, 9 to 5 एक जॉब होती है, लेकिन उन्होंने वो मर्ज़ी के बादशाह है, क्योंकि वो पाकिस्तान स्पीड है, कहते सारी दुनिया दौड़ ला दे। वो जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो कई दफ़ा उन्होंने हमें भी इनवाइट किया कि सुबह 7 बजे मीटिंग है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ जनाब, आप आ जाए और हम आपको बताएंगे हम क्या करें। हम कहते माफ़ कर दो भाई, हम तो साफ़ी हैं, सारी रात जागते हैं, सुबह होने लगती है तो हमें नींद आने लगती है, तो आप तो सुबह उठ जाते हैं। तो उनका अपना तरीक़ेकार है। अब इसके ऊपर जो उन्होंने सरकारी मुलाज़मीन को पहले हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं, तो 1 छुट्टी रह गई उन बेचारों की। उनका प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम असल में फेडरल मुलाज़मीन का भी है और ऐसे मुलाज़मीन का भी है जो शहरों में काम करते हैं, आते ज़रा मज़ाफ़ाती एरिया से या दूर से आते हैं। तो जो फेडरल मुलाज़मीन हैं वो अक्सर ही बेचारे दूर दराज के शहरों के, इस्लामाबाद के तो है ही नहीं, वो इस्लामाबाद के बाहर के लोग हैं। तो इस्लामाबाद से किसी ने अगर लाहौर आना है तो 5 घंटे उसको लग गए, या सियालकोट जाना है तो उसको भी 4-5 घंटे लग जाते हैं। 4-5 घंटे जाना, 4-5 घंटे आना, फिर वो छुट्टी का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए उनको हफ्ते में 2 छुट्टियां दी गई थी कि चले हफ्ते को छुट्टी होगी तो जुमे को जुमा पढ़ने के बाद वो चले जाए, ट्रैवल करें, हफ्ते को घर गुजारे और इतवार की शाम वापस आ जाए और मंडे से अपने काम पे लग जाए। तो ये थोड़ा रिलैक्स किया गया था ब्यूरोक्रेसी को। वैसे ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी वैसे ही रिलैक्स थी, क्योंकि काम भी कोई नहीं सी कर रही ना, और डर दे मारे वो खास अपने तरह कटे हुए सी। लेकिन ये मामला जेन्युइन है कि अगर किसी को ट्रैवलिंग में 8-10 घंटे, और ये लाहौर बताया ना, जिन लोगों ने जाना DG खान या किसी और जगह से, फेडरल मुलाजिम वफाकी मुलाजमीन तो बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग, उनकी पोस्टिंग हो जाती है चला इस्लामाबाद, तो अब बेचारे 10 घंटे का सफ़र करके जाएँ आएँ, गाड़ी चलाना, थकावट, तो उनका मामला जायज़ है। एक तो ये कि हफ्ते में छुट्टी अगर हो सके तो 2 होनी चाहिए, वैलिड पॉइंट है आजकल के दौर में। और बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको इको सिस्टम बनाना चाहिए कि वो एक दिन वर्क फ्रॉम होम भी कर लें अगर हो सके तो। दूसरा 8 से 3 बजे, 3 बजे के बाद की करेंगे वेल लेने खट्टू, यानी एक तो इस्लामाबाद जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई शाम को रात को कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जो कराची में लाहौर में होती है या पिंडी में होती है, तो वो 4-5 घंटे उनके वैसे ही ज़ाया, यानी 3 बजे घर जाओ, 4 बजे सो जाओ ज़बरदस्ती, या 5 बजे सो जाओ, 6 बजे सो जाओ, तो बड़ा मुश्किल, लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, मगर हमेशा पढ़ के सोएगा ना कोई सोएगा तो ये है कि 3 से 4 घंटे जो आपने पीछे किया ना टाइम, ये थोड़ा इसके ऊपर गौर करना चाहिए। 9 to 5 इज़ अ मोर सूटेबल जॉब। आप ट्रैवल करते हो, आपको 6 बज जाते हैं, फिर जाके आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, खाना वाना खाएं, इशा पढ़ें और फिर सो जाएं 9 बजे के करीब, फिर सुबह उठ जाएँ और फिर 9 बजे दफ्तर आ जाएं। तो ये इस पर कंपेन चली हुई, लोग एहतजाज करें। मैं भी वैसे इस बात के हक़ में इसके ऊपर ज़रा सोचना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। बिजली महंगी हो गई है, बिजली 2 रुपये 86 पैसे महंगी हुई है। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने का ऐलान किया
और ये मौजूदा हुकूमत का कारनामा नहीं है, ये पिछली हुकूमत का है। मार्च की जो बिजली है, मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट जब खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त का ये इजाफ़ा किया हुआ, और इसकी जो इजाफी बिल है ये आपको अब होंगे मई के बिलों में, तो उसके लिए 2 रुपये और 86 पैसे इजाफ़ा किया गया है। और कराची वालों को भी 1 रुपये 38 पैसे है एक माह के लिए। तो ये मत समझिए कि बिजली मौजूदा हुकूमत ने महंगी की है, करनी इन्होंने भी है। इन्होंने एक और चीज़ गवर्नमेंट ने सामने रखी है, वो IMF के साथ जो माहिदा मुफ्ता इस्माइल, उस माहिदे की कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, जिसके मुताबिक पिछली हुकूमत ने माहिदा किया था IMF से कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी पर 4 रुपये के हिसाब से इजाफ़ा करेंगे, यानी हर बार जब कीमत 15 दिन होंगे तो 4 रुपये इजाफ़ा होंगे। तो इस तरह 8 रुपये महीना और कुछ 4 महीने में वो उसको 30-32 रुपये पे ले जाएंगे। और IMF के साथ ही माहिदा था कि 30 रुपये लेवी जो है पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाई जाएगी। इसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नागुज़ीर है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट किया हमें IMF से, तो IMF कहते हैं जनाब इसको पूरा करें। तो अब वो माहिदा पिछली हुकूमत ने किया है, इसका भुगतान करना है जनाब मौजूदा हुकूमत ने। इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गुर्दोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा।